ब्रेक के बाद चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुड़गांव के आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के आशियाने जो हैं वो खतरे में है। अब तक जो भी सरकार रही, अब तक जो भी पार्टियां सत्ते में आई, उनका कोई उनको नियमित करने के लिए कुछ नहीं किया गया। हाँ, कुछ सरकारें, जैसे अभी हमारे साथ गोपी चंद जी जुड़े हुए हैं। गोपी चंद जी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि आपने उस वक्त उनको बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो देने की कोशिश की, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ बुनियादी सुविधाएं देने से उनको नियमित किया जा सकता है क्या? हालांकि उनकी दिक्कत यह है कि वो डर के साए में जीते हैं कि कब उनका घर टूट जाए। आज उनका घर है, कल ना रहे। मैं आपको बता रहा था ना कि अपने समय में जी, कोई किसी तरह की दिक्कत ही नहीं थी। इनको सब वो सुविधाएं मिल रही थी जो बाकी और कॉलोनियों को मिल रही हैं। इवन इनकी सारी गलियां, सारे सीवरेज, सारे रोड, वो सारे के सारे उस टाइम पक्के हुए हैं और कोई डिमोलिशन के वक्त तलवार नहीं लटक रही थी। जी, ये जैसा मैंने कहा कि अभी इसका प्रॉपरली प्लेड नहीं किया गया और ये गंभीर समस्या सरकार की वजह से बनी है। अगर सरकार वक्त रहते हुए इस समस्या को गंभीरता से लेती, इसका समाधान निकालती, तो आज ये रूप नहीं लेती। जी। और वास्तव में जब आदमी का सर पे तलवार लटकती है, मेरे को याद है कि मुख्यमंत्री जब भी एक दो बार यहाँ आए हैं पब्लिकली, लोगों ने ये समस्याएं रखी है 900 मीटर की, तो मुख्यमंत्री एक ही बात कह के ये जवाब दे देते थे कि सरकार बसाने वाली है, उजाड़ने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहो, एक ईंट भी किसी की नहीं हिलेगी। और फिर लगातार यहाँ पे डिमोलिशन हुए हैं और डिमोलिशन ही नहीं हुए, लोगों पे विरोध करने पे उन पर मुकदमे बना के उनको जेलों में भी ठूंसा गया है। ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। और मैं तो जैसे उमेश भाई कह रहे थे, इनको एक चीज मैं और बड़े उससे कहना चाहता हूँ कि आज ये जो डिपो था, ये पहले ऑर्डिनेंस डिपो था। ऑर्डिनेंस में जो है पूरा असला होता है और ऑर्डिनेंस डिपो को भरतपुर गए हुए बहुत अरसा हो गया। इसी तरह से जो एयरफोर्स का भी जो डिपो रह गया है, ये हमारे पास एक बहुत ही माकूल जगह है। सरकार चाहे तो इसको मोहम्मदपुर अहीर में जो है एक बहुत बड़ा एयरफोर्स का डिपो है, उसमें एयरफोर्स बेस है, वहीं उसके पास जो है इस डिपो को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। गोपी चंद जी, ट्रांसफर होने से ये जो हम बारूद की ढेर पे आज गुड़गांव में बैठे हैं, ये मामला भी खत्म हो जाएगा और लोगों की जो ये 900 मीटर की उससे रोज जो तलवार लटक रही है वो भी खत्म हो जाएगी। गुड़गांव मैं गोपी चंद जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। भाई साहब नमस्कार, रमन शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ रमन जी बोलिए। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे होके ये एक डेलीगेशन लेके सीएम से या पीएम से बात करने के बाद इस मसले को सुलझा नहीं सकती, या 2 दिन के लिए शांतिपूर्वक ढंग से गुड़गांव को पूर्ण रूप से बंद करवा के इन 2.5 लाख लोगों के लिए हम कोई फैसला नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि अभी भी रमन जी एक चीज और है, क्योंकि अभी भी आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष में भी बैठकर आपकी जिम्मेदारी बनती है। रमन जी मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब भी कोई जरूरत हुई है, हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है और ये मामला अकेले मुख्यमंत्री के लेवल पे नहीं होगा। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि कोई भी सर्वदलीय यहाँ से शिष्टमंडल वो जाए और उसमें जब भी हमारी जरूरत होगी, मैं तो रमन जी से ही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे उसका नेतृत्व करें। हम आपको जो आदेश आप देंगे आपके साथ कंधे सर, मैं सवेरे आपके साथ चल के सबके सामने हाथ जोड़ के रमेश जी, एक दिन के बाद 29 तारीख को हम सबके पास जाके सबको साथ लेके हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। उमेश जी आपके पास आएंगे। गोपी चंद जी ने तमाम आरोप जो सरकार पर लगाए उसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद है खजान सिंह जी। आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी वेलकम। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गुड़गांव में जो आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, करीब 2 लाख से ज्यादा, उनकी हक की लड़ाई को लेकर कांग्रेस का एक नेता अनशन पर बैठा है, धरने पर बैठा है। एक राजनीतिक पार्टी का नेता बैठा है जिसकी केंद्र में भी सरकार है और जिसकी राज्य में भी सरकार है। कितनी शोभा देता है ये? देखिए, ये पूरे जनता का एक मुद्दा है, 2.5-3 लाख लोगों का मुद्दा है और जो
900 मीटर का जो कंट्रोल एरिया है उसका मुद्दा है। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिया हुआ है और उसी आदेश में जो आदेश की पालना है उसके मुताबिक ही हम ये मांग कर रहे हैं। भाई माननीय मुख्यमंत्री किससे मांग कर रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय महामहिम गवर्नर साहब से हम कल मिले थे। अरे सर, ये मुख्यमंत्री तो आप ही के हैं, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी सही। के हैं। अगर हम बात करें सेंटर में, अगर ये मामला डिफेंस का भी, डिफेंस मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो वहां भी आप ही की सरकार है, तो फिर मांग किससे कर रहे हैं? सुनने का कष्ट करें जरा। ये माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है और वहाँ सरकार ने स्टैंड लिया है। अब ये लोगों की जो यहाँ लाखों लोग बसे हुए हैं, हम उनको सुविधाएं देना चाहते हैं। उनको सुविधाएं जो दी हुई है सरकार ने उनको और बढ़ाना चाहते हैं और उसके मामले में जो हाई कोर्ट ने उसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं 31 तारीख को लगा हुआ है मैटर। लेकिन खजान सिंह जी, एक चीज और है, पिछले जी जितना जल्दी हो सके हम चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके लाखों लोगों को इनकी समस्याओं से छुटकारा मिले, इनको निजात मिले। और विपक्ष जो है महज राजनीति करता है। जब इनको मौका मिलता है इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ समस्याएं पैदा की थी और ये भूल जाते हैं इस बात को। और ये सिर्फ कुर्सी की, इनको सुपने में कुर्सी दिखाई देती है। कुर्सी के चक्कर में ही अगर कोई आदमी अपना सत्याग्रह करता है और कोई बात करता है तो माननीय हाईकोर्ट के सामने भी हम मुद्दा रखने की कोशिश करें। खजान सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से उमेश अग्रवाल मौजूद हैं। वो काफी देर से कुछ कहना भी चाहते हैं और शायद आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, उनकी बात देखिए, मैं खजान सिंह जी सीनियर एडवोकेट हैं। 22 मई 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हरियाणा गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और पूरे देश के सभी सरकारों को लिखा कि जहाँ जहाँ एम्यूनिशन डिपो हैं उनकी परिधि कम करी जाए, बढ़ाई जाए, घटाई जाए। इसके बारे में लोकल कमेटी बना करके आप रिपोर्ट दें। ये 22 मई 2007 का लेटर है। 14 फरवरी 2007 का ये नोटिफिकेशन है। लेकिन उस वक्त हरियाणा सरकार ने, अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। 3 जगह पर, एक गुजरात में, एक चेन्नई में और एक फरीदाबाद में, 3 एम्यूनिशन डिपोज की उस वक्त परिधि कम करके 100 मीटर की गई। लेकिन गुड़गांव के मामले में सरकार ने और अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। अगर वो उस वक्त उसकी परिधि कम करने की रिपोर्ट देते तो उसी वक्त ये परिधि कम हो जाती और आज इस चीज की आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त ये लोग जमीनों की लूट में और सरकार को धोखा देने में प्रशासन के भी अधिकारी भी और सरकार के लोग भी लगे रहे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसी का परिणाम आज ये है कि आज ये समस्या हो रही है। आप देखिए जी जवाब। उमेश अग्रवाल जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको शोभा नहीं देता। लोगों को गुमराह करके वो कुछ नहीं पा सकते। उनको पता है अगर जब वो सत्ता में थे 6 साल तक 1999 से 2004 के बीच में उन्होंने कुछ नहीं किया और वो अब महज ये राजनीतिक नौटंकी करके और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने बकायदा स्टैंड लिया है, हाईकोर्ट में स्टैंड लिया है। लेकिन अभी गोपीचंद जी भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि उनके सरकार के वक्त बुनियादी सुविधाएं दी जा रही थी, जबकि कांग्रेस की सरकार में वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, उससे भी महरूम है वो लोग। कोर्ट के मैटर को भी इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। मेरे लायक दोस्तों को ये शोभा नहीं देता। जहाँ कोर्ट का मैटर हो कम से कम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की पालना करनी चाहिए। उसका खजान सिंह कोर्ट का मैटर इसके बाद हुआ है। ये 2007 के अंदर जब जारी हुआ डिफेंस एक्ट से ये नोटिफिकेशन हुआ, तब ये परिधि कम क्यों नहीं की? कोर्ट का मैटर 2010 में शुरू हुआ है जी। और इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनको मौका मिला इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ समस्याएं पैदा की है जनता के लिए। चलिए खजान सिंह जी उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार पिछले 10 सालों में क्या कुछ कर रही है? अब जब चुनाव आए हैं उस वक्त अनशन पर बैठना, आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट के आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए? अनशन पर बैठने की क्या जरूरत है? कोर्ट में हमारी सरकार पूरे लोगों के हक के लिए पूरी मुस्तैदी से तो ये अनशन कोर्ट के खिलाफ है क्या? कर रही है। और जब कोर्ट का आदेश है, सुविधाएं नहीं मिल सकती तो अनशन किसके खिलाफ है? सुन लेते हैं जी। सरकार ने बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री का और जो रिस्ट्रिक्शन लगी है वो लग नहीं सकती है बगैर मुआवजे के। वहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। जिन किसानों की जमीन पर रिस्ट्रिक्शन ये लगाना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लग ही नहीं सकती है। तो कोर्ट उसकी क्लैरिफिकेशन कर देगी। 31 तारीख को केस लगा हुआ है और उसकी पैरवी हम जोरदार तरीके से कर रहे हैं। हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय की दरबार में भी कल हमने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था और लोगों के जो लाखों लोगों के परिवार जो पीड़ित है उनके साथ हैं हम, उनको न्याय दिलवा के छोड़ेंगे।
नहीं, चलिए, खजान खजान सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राठी साहब, आप इनके जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से जी। ये मैं बताना चाहता हूँ, माननीय खजान सिंह को इस इशू के बारे में कुछ नहीं पता। हमने गुड़गांव सिटीजन काउंसिल्स ने हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाटर के अगेंस्ट केस डाला, ईडीसी के अगेंस्ट केस डाला, इसमें भी हमने डाला। हरियाणा सरकार क्या करती है, कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिप्लाई फाइल नहीं करता है। अब इस मुद्दे में क्या करेगा, एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई फाइल कर देगा, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर रिप्लाई फाइल कर देगा, कमिश्नर। जबकि हरियाणा सरकार ने आज तक रिकॉर्ड में एफिडेविट नहीं फाइल किया है। और जब तक हरियाणा सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये नहीं बताएगा हम इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इन कांग्रेस वालों को कुछ नहीं पता ये करना क्या है इस केस में, और ये लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। रमन जी एक सवाल उठ के आ रहा है, काफी अहम सवाल है कि आपको क्या लगता है, आखिर चलिए कांग्रेस ने इनेलो पर जो है आरोप मढ़ दिए, इनेलो जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, सरकारें दोनों की रही हैं, आखिर ये राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं नियमित करती हैं इसको, इसका निवारण क्यों नहीं निकाला जाता है? देखिए, जब तक आपके पास कैपेबल कैंडिडेट्स नहीं होंगे, आपके जो एमपी एमएलए हैं वो आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। मेरा कहना ये है, आज भी इस सिचुएशन को बचाया जा सकता है। सारे इकट्ठे होके प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिल सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी तैयार है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लाके इसको रेगुलराइज कर सकती है, और ये मुद्दा यहीं खत्म हो सकता है। अगर नियत हो, नीति बन सकती है। जब नियत ही नहीं है तो नीति कहाँ से बनेगी? इसीलिए मैंने ये प्रार्थना की है, इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सबसे बात करेंगे। अगर सारे तैयार होते हैं तो जिससे हम प्रेशर डाल सकें और दिल्ली से काम करवा सकें, ये कोशिश करेंगे हम लोग। बिल्कुल। उमेश जी यहाँ दो बातें हैं। अभी खजान सिंह जी कह रहे थे कि ये मामला कोर्ट में है। अगर मामला कोर्ट में है और सरकार कुछ नहीं कर सकती तो ये धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ है? क्या ये कोर्ट के खिलाफ धरना चल रहा है, अनशन चल रहा है, बिल्कुल, या सरकार के खिलाफ? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो रमन जी ने अभी कहा कि सब लोग इकट्ठे हों, बात करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ के विधायक सांसद चाहें, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। ये मुद्दा 10 मिनट में हल होने वाला है। लेकिन सर वो कर नहीं रहे, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे होके जाएं। आपने कहा कि 10 मिनट में होने वाला है, आप 5 साल सरकार में रहे, फिर क्यों नहीं हुआ? नहीं, हम जब सरकार में रहे उस वक्त ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, उस वक्त लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी। दूसरा, उस वक्त ये पत्राचार हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों इसका इंतजार किया जा रहा था कि बढ़ाया नहीं? ये आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। बताता हूँ, इसमें ऐसा है कि कुछ लोग प्रशासन से साथ मिलकर के प्लॉट काट रहे, रजिस्ट्रियां करवा रहे थे, उनको भी पता था समस्या क्या है। जबकि डिफेंस के साथ प्रेशर डाल के ये कह सकता, गुड़गांव में 2 900 मीटर के दायरे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक रडार के साथ है जो 54 सेक्टर के अंदर है, जबकि डीएलएफ ने प्रॉपरली गार्डन मेंटेन के गोल्फ कोर्स बना दिया, 900 मीटर का दायरा पूरा छोड़ दिया। अगर सरकार चाहती तो 1980 1990 डिफेंस मिनिस्टर के बाद का प्रॉपर 900 मीटर की बाउंड्री इंक्रीज कर सकती थी। अब करके आए हैं। ये 2 बाउंड्री है, एक तो इनसाइड बाउंड्री, एक आउटसाइड बाउंड्री है। जब सरकार को किसी को लाइसेंस देना होता है, अभी रिसेंटली दिया मारुति इंडिया बुल्स को दिया, तो अंदर की बाउंड्री से माप दिया। जब नहीं देना होता तो बाहर की बाउंड्री से माप देते हैं। ये एक पॉलिटिक्स डिफेंस भी करती है और साथ में हरियाणा सरकार भी करती है। जबकि हरियाणा सरकार का फर्ज क्या बनता है, नागरिकों की सुविधा के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी एफिडेविट फाइल करे, मेरी ये मंशा है। वो आज तक, जबकि बिल्डरों के केस में हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एफिडेविट फाइल करता है, इनमें कोई एफिडेविट फाइल नहीं करता, और ये ऐसे बातचीत करके ऐसे टाइम पास कर राठी साहब, इस टाइम ये जो एमिनेशन डिपो है, ये यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है अगर इसको सही ढंग से उठा के और केंद्र सरकार से बात करके। जब तक शर्मा जी ट्रांसफर नहीं होता, जब तक बेसिक कम्युनिटी तो जो लोग मर रहे हैं, बीमारी हो रही है, उन लोगों को उसकी कोई चिंता ही नहीं कर रहा ना। प्रिंसिपल अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ये लिख के दे देती है हम यहाँ से ट्रांसफर करने को तैयार हैं, तो ये मुद्दा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। बेसिक कम्युनिटी को प्रोवाइड करो, बाद में लाइनें निकाल लेना, आप पाइपलाइन डाल दो, सीवर लेकिन तमाम सवाल ये है कि इसको करेगा कौन, और ये जिम्मेदारी बनती है नेताओं की, क्योंकि लोग जो है अपना प्रतिनिधि, आप बात कर रहे थे कि प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया है, वो उनको करना चाहिए। और आपने, आपकी भी सरकार रही है, उस वक्त केंद्र में भी आप ही की सरकार थी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आपका मुद्दा उस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया नहीं था, बहुत बात बढ़ी नहीं थी, इंतजार क्यों किया गया? उसका कारण ये है कि उस वक्त 2000 में यहाँ आबादी बहुत कम थी इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद पिछले 12-13 सालों में आबादी ज्यादा बढ़ी है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ी और जो सुविधाएं हैं वो देने पर जब प्रतिबंध लगा तो लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है। दूसरा, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा विषय नहीं है कि अभी भी 31 तारीख की कोर्ट के अंदर डेट है। अगर हरियाणा सरकार कोर्ट के अंदर ये कहे केवल कि हम इन लोगों को यहाँ से उठा नहीं सकते,
ये आबादी समाप्त नहीं की जा सकती और ना यहाँ सिविल एमिनिटीज देने पर रोक लगाई जा सकती है। तो भी कोर्ट जो है ना उस बात को मानने को बाध्य हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर दो पक्ष है, एक सरकार का है और एक बिल्डर का है। यहाँ सिविल एमिनिटीज देने से दोनों में से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन कोर्ट के अंदर भी हरियाणा की सरकार ठीक ढंग से अपनी बात को रख नहीं रही है। वो ये बात कह नहीं रही है कि हम यहाँ के लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, वो केवल इसको एक मुद्दा बना रही है। और आज जो कांग्रेस के लोग सरकार के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डांटना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। या अगर उनको मुद्दा भी अपने साथ में लेना है तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को आकर के इनका धरना समाप्त कराना चाहिए और यहाँ पर आश्वासन देना चाहिए लोगों को कि हम सिविल एमिनिटीज देंगे। लेकिन सरकार के लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे। रमन जी, जिस तरह से उमेश जी कह रहे हैं, क्या मामला वाकई इतना आसान है क्या कि सिर्फ हरियाणा सरकार अगर चाहे अपना पक्ष रख दे कि भाई हम इनको विस्थापित नहीं कर सकते? नहीं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना एफिडेविट फाइल करना है कि वो ये यहाँ से फरीदाबाद लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। फरीदाबाद क्षेत्र में जो ऑल्टरनेट करना अलग विषय है और यहाँ पर सिविल एमिनिटीज देना अलग विषय है। जब तक ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन उमेश जी, सवाल ये है, जिम्मेवारी है बेसिक एमिनिटी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी। हरियाणा सरकार बेसिक एमिनिटी दे सकती है, वो अपनी कोस्ट से लाइन डाल सकती है। अगर डिफेंस बाद में स्टैंड चेंज करे तो बाद में लाइनें निकल सकती हैं। पानीपत के अंदर, फतेहाबाद के सही जवाब आपसे लेंगे राठी जी कि क्यों नहीं चाहती हरियाणा सरकार? आखिर अगर हरियाणा सरकार में कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में और उसी का एक नेता जो है अनशन पर बैठा हुआ है इस मामले को लेकर, इसके बावजूद सरकार चाहती क्यों? उस नेता की सरकार में कोई अहमियत नहीं है। और जो हरियाणा सरकार, मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा सरकार गुड़गांव में अभी बिल्डरों के साथ है। आप देखेंगे कि आप एक तरह से नाथू दिल्ली बॉर्डर से लेकर के द्वारका तक अभी बिल्डरों के लाइसेंस देने में, बिल्डरों के एफिडेविट फाइल करने में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में लगी हुई है। इस मुद्दे पर अभी तक हरियाणा सरकार में कोई मीटिंग नहीं हुई है, कैबिनेट की कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि लोकल एमएलए ने कोई प्रेशर नहीं डाला है और जबकि वोट लेके वहीं से बना हुआ है। हरियाणा सरकार जिस दिन चाहेगी एक कैबिनेट की मीटिंग करके बेसिक कम्युनिटी के लिए जिस दिन प्रपोजल देगी उस दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी एफिडेविट फाइल करेगा, बेसिक कम्युनिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो स्थानीय विधायक है वो कोई हरियाणा सरकार में प्रेशर नहीं डाल सकता। आपको तब मिलेंगी जब डिफेंस मिनिस्ट्री ये कोर्ट के अंदर लिख के दे देंगे कि उनको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो यहाँ से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा सरकार एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और ये बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगी। ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को पूरा होने के लिए समाजी बेसिक एमिनिटी के लिए हरियाणा सरकार को डिफेंस से पूछना अलग विषय है। डिफेंस को शिफ्ट करने के नहीं पता है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, पानीपत के अंदर, फतेहाबाद के अंदर ऐसी अविकसित कॉलोनियां थी जिनके अंदर बिजली, पानी, सीवर के कनेक्शन दे दिए गए। सीएजी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, ये रिपोर्ट भी मैं साथ में लेके आया हूं। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि ये मानवीय आधार पर मूलभूत सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी और इसको हम नहीं रोक सकते। मानवीय आधार पर ये मूलभूत सुविधाएं तो एम्यूनिशन डिपो की रेंज में क्यों नहीं, वहां भी अगर ये चाहें तो दे सकते हैं। राठी जी ठीक विषय उठा रहे हैं कि उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, वो बिल्डरों के साथ है। अगर बिल्डरों के लिए कोई सड़क निकालनी है, उसमें मकान आ रहे हैं तो वो तोड़ने को तैयार है, उनको मुआवजा देने को तैयार है, उनको बदले में प्लॉट देने को तैयार है। लेकिन जहां आम आदमी की कोई समस्या है, जहां साधारण लोग रहते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। दूसरा, ना तो यहाँ का मंत्री कुछ बोल सकता है, स्थानीय विधायक, क्योंकि वो कांग्रेस को समर्थन दे गया और अपना फर्जी वोटों के मामले में फंसा हुआ है, केवल अपनी जान बचाने में लगा है। और जो सांसद हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरी बात कोई सुनता नहीं, कोई भी मेरी बात सुनता नहीं। इसलिए उन दोनों का नहीं, उन्होंने तो मुद्दा ही नहीं उठाया सर। लेकिन वो भी की वजह से तो मुद्दा ही नहीं उठाया। उन दोनों की वजह से हरियाणा सरकार इस मुद्दे को हल नहीं कर रही है। तो आज बीजेपी राव इंदरजीत सिंह किसी पार्टी में भी रहे हैं, अगर वो चाहते तो कुछ कर सकते थे। वो चाहे किसी पार्टी में रहे हो, ये सब कुछ कर सकते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। और उन्हीं की वजह से ये जो मुद्दा है आज इतने बड़े रूप के अंदर है और ये 2.5 लाख लोगों को ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है। ये आज से 10 साल पहले ये सॉर्ट आउट हो चुका होता और इसके फैसले में कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं थी, ये उसी समय ये खत्म हो गया होता मुद्दा। रमन जी, लेकिन रमन जी एक चीज और है कि रमन जी वो हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं सरकार पर। अगर हम बात थोड़ी सी कर लें अगर राव इंदरजीत सिंह की, क्योंकि उस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं यहाँ पर। बात बताऊंगा आपको कि 2007 के अंदर राव इंदरजीत सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे स्टेट के, और 2007 का ही मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं
कि जब पूरे देश के अंदर एम्यूनिशन डिपो को शिफ्ट करने की, परिधि कम करने की जब बात हुई थी, उस वक्त हरियाणा सरकार ने इसके अंदर कुछ नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है, आप कोई भी उसको देख सकते हैं। लेकिन जब हरियाणा सरकार उसकी परिधि कम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। और आज भी हरियाणा सरकार चाहे तो तुरंत इस मुद्दे को हल कर सकती है, लेकिन वो करेंगे नहीं, करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बिल्डरों के साथ हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन जी राठी जी, हाँ, इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव को हर साल या 2 साल के अंदर एक नोटिफिकेशन देना होता है डिफेंस एक्ट के तहत। ये बताना चाहता हूँ 2008 के बाद आज तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं दिया। अब तो लैप्स हो चुका है पूरी तरह। अब तो इनको बेसिक एम्यूनिटी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, 31 तारीख की डेट को बेसिक एम्यूनिटी का एफिडेविट फाइल करे और इनको बेसिक एम्यूनिटी देने लग जाए। और मुझे लगता है धरना भी इसी वजह से बैठा हुआ है, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर गुड़गांव ये एफिडेविट फाइल करेगा और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। हमने ये किया है, जबकि ये मुद्दा गुड़गांव सिटीजन लगातार 2 साल से उठा रही है, उसके लिए कोर्ट में भी हम गए हैं। हमें क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सुविधाओं से मतलब है। रमन शर्मा जी, एक सवाल ये उठता है इस वक्त, चूंकि 31 जनवरी को ये मामला कोर्ट में जाना है और अब इस पर जाहिर सी बात है एक पार्टी ने, सभी पार्टियां जो है राजनीतिकरण भी शुरू कर चुकी हैं। चुनाव का वक्त है, लोकसभा का चुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। आपको क्या लगता है कि वोटों के बहाने ही इस बार ये मुद्दा सुलझ जाएगा क्या? हाँ, ये सुलझना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर हम एक अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये जो मुद्दा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट हम डालने जा रहे हैं, जिसके अंदर एनएसजी का कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ हरियाणा सरकार ने हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन दी। वो भी एक अनसेफ जोन बन गया है। उस एजेंसी, जो एक प्रीमियम एजेंसी जिसका पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके 3 तरफ से आपने हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन दे दी। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो मुद्दा नहीं उठाया। और वो एक ऐसा सीरियस इशू है जो आज यहाँ गुड़गांव में हो रहा है, कल मानेसर में होगा। हमने ऐसी 7 जगह पॉइंट आउट किए हैं हरियाणा में। अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्शन है? और उसके आबादी का हमने उसके अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा डाला है। उसके अंदर हमने फाइनेंशियल सारे डाले हैं उसके अंदर। और उसके अंदर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब डिफेंस मिनिस्ट्री तैयार है और वो शिफ्ट कर सकती है, और उनके जो डिफरेंट नोटिफिकेशन है, डिफेंस के करीब 14 नोटिफिकेशन इसके ऊपर आए हुए हैं, वो सारे के सारे हम लगा रहे हैं। और उससे पहले एक राजनीतिक कोशिश करके देख लेंगे कि सारे इकट्ठे होके जाएं और दिल्ली और चंडीगढ़ में इस मुद्दे का हल निकलवा लें। राठी जी, आपसे आखिर में एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला पूरा अभी उठा हुआ है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि 2 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनको उनका आशियाना मिल जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त जिस तरह से ये मुद्दा उठा है, क्या वाकई सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीतिकरण ही करना चाहती हैं या इसका निवारण भी चाहती हैं? नहीं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी 3 दिन पहले म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार से मिला था। मैंने उनको प्रपोजल दिया था। इसके अंदर दोनों चीज़, बेसिक एम्यूनिटी तो एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको आप चाहें, इसको सॉल्यूशन, अगर आपका 200 मीटर दायरा, 100 मीटर दायरा, आप रेडियस खींचिए, बाउंड्री बनवाइए और उसके अंदर प्लांटेशन करिए और उनको हाई राइज में तब्दील करके एक एफिडेविट फाइल करिए। 8,000 करोड़ रुपए का लगभग मुआवजा बनता है। अगर उस मुआवजे के हिसाब से अगर बैठ के ये वर्किंग करेंगे, अगर ये नहीं दे पाती डिफेंस मिनिस्ट्री तो ठीक है, इसको रेगुलाइज करिए, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने तक रहेगी। और अगर 8,000 दे देंगे तो लोगों को उजड़ने देंगे? देखो, हल इसका निकालना पड़ेगा। अगर 8,000 करोड़ रुपए वो देते हैं, अग्रवाल जी आपके पास देंगे। अग्रवाल जी आपके पास आएंगे, इनकी बात एक बार आखिर बार सुन जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसे की भाषा नहीं बताओगे, डिफेंस मिनिस्ट्री का हल नहीं निकालेगी, नहीं तो ये लगातार 10 साल से चल रहा है और 10 साल चलेगा। इसको बताना पड़ेगा कि पैसों के हिसाब से कि भी इसका क्या सॉल्यूशंस क्या है। रमन शर्मा जी, आपसे जो मुआवजा है वो इतना कम है कि यहाँ से मुआवजा लेके ज्यादा दे देंगे तो चले जाएंगे हम। किसी जगह मकान बना नहीं सकता। डिफेंस कमिश्नर बोले ठीक है जी, हम पैसे दे कर रहे हैं। उमेश जी, आपसे भी आखिरी वर्जन लेंगे हम एक बार। रमन शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मुद्दा उठा है, आपके हिसाब से क्या वाकई इस मुद्दे का राजनीतिकरण ही हो के रह जाएगा या इसका निवारण भी होगा और कैसे होगा? देखिए, अभी तक जो हो रहा था, अब सारे लोगों को ये पता लग चुका है और जो राजनीति करेगा उसको इलेक्शंस में नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान ऐसा उठाना पड़ेगा कि कई सालों का वो नुकसान होगा। अब अगर इसको शांतिपूर्वक ढंग से और सही तरीके से इस मामले को जो सॉर्ट आउट करवाने में पहल करेंगे, उनको फायदा होगा। उमेश जी, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे जी। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। राठी जी ने कहा कि हम 8,000 करोड़ रुपए की बात करेंगे उनसे। रमन जी ने कहा मुआवजा कम है।
अगर मुआवजा बढ़ा देंगे या मुआवजा सर, मैं- देंगे तो क्या हम लोग उठ के चले जाएंगे? नहीं, मैं ये कभी कह रहा भी हूं सर, संभव आप नहीं एक है। चीज समझिए, देखिए, आप किसी को घर नहीं इसका- दिलवा सकते। डिफेंस के आज का साथ देखिए, हल तो निकालेंगे, अगर उठ डिफेंस के नहीं साथ हल तो जाएंगे, निकालेंगे। उठ के नहीं जाएंगे तो केवल इस- सीधा से इसका जी, हल है जी। कि हरियाणा सरकार कोर्ट को भी कहे कि हम इनको नहीं उजाड़ सकते, नहीं हटा सकते इतनी बड़ी आबादी को, जी। और हम इनको सिविल एमिनिटीज देंगे। एक बात जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी लिखे जी। कि भाई ये आबादी यहाँ से नहीं हट सकती, आप रेंज समाप्त करें तो जी। समाप्त करें, कोई और हल निकाले तो और निकाले, या एमिनिशन डिपो शिफ्ट करें। जी। उसके लिए जो खर्चा आएगा वो जैसे शेयर करना है हम लोग करेंगे। वो बात हरियाणा गवर्नमेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को कहनी चाहिए। यही दो चीजें हैं और ये बहुत सिंपल से समाधान है। सरकार जी। चाहेगी जी। तो ये हो जाएगा जी। और नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। राठी जी और रमन शर्मा जी और उमेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इनेलो के नेता जो हैं गोपीचंद गहलोत भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके मुद्दे, आपकी राय में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।